सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कृतिका का पाठ नंबर 2 मेरे संग की औरतें के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। इस पाठ के अंदर मेरे संग की औरतें एक आत्मकथात्मक निबंध है। इसमें लेखिका ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख किया है। लेखिका की नानी उसके जन्म से पहले ही संसार से चल बसी थी, इसलिए लेखिका को उससे कहानी सुनने का अवसर न मिल सका। शायद इसलिए लेखिका अपने जैसे लोगों के लिए कहानी लिखती हैं। लेखिका की नानी की कहानी भी बड़ी मज़ेदार है। उसकी नानी अनपढ़ और पर्दा प्रथा में विश्वास करने वाली थी। उसकी शादी के तुरंत पश्चात उसका पति उसे भारत में छोड़कर विलायत में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने के लिए चला गया। जब वह पढ़ाई पूरी करके लौटा तो विलायती ढंग से भारत में रहने लगा, किंतु नानी अपने ढंग से जीवन जीती रही। उसने अपने पति की जीवन शैली में कभी भी रोड़ा नहीं अटकाया। जब मरने वाली थी तो उसने अपने पति के द्वारा प्रसिद्ध क्रांतिकारी व देशभक्त प्यारेलाल शर्मा को बुलाया और कहा कि उनकी बेटी का विवाह किसी देशभक्त व क्रांतिकारी से करना। वह अंग्रेज साहबों के हुक्म का गुलाम न हो। उसकी इच्छा और स्वतंत्र विचारों को सुनकर सब दांतों तले उंगली देते रह गए। उसके लिए स्वतंत्रता से जीना ही बेहतर जीना था। लेखिका की नानी की मृत्यु के पश्चात उसकी मां का विवाह एक ऐसे शिक्षित युवक से हुआ जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया था। उसके पास कोई खानदानी धन भी नहीं था, इसलिए उसकी मां को विवश होकर अपनी माता और गांधी जी के विचारों को अपनाना पड़ा। वह शरीर से इतनी पतली दुबली थी कि उसके लिए खादी की साड़ी संभालना भी कठिन था। उसकी सास उसकी दुर्बलता का सदा मजाक किया करती थी। लेखिका की मां का अपने ससुराल के परिवार पर बहुत दबदबा था। कारण थे क्योंकि ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की भांति अंग्रेजों से प्रभावित थे। भले ही उनका लड़का क्रांतिकारी रहा हो, किंतु घर में दबदबा अंग्रेज भक्त ससुर का चलता था। ऐसी स्थिति में घर में सिर्फ एक क्रांतिकारी की पत्नी होना परिकथा सा रोमांच पैदा करता था। दूसरा कारण था उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व। वह सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष और गैर दुनियादारी थी, इसलिए उसे घर के सामान्य कार्य करने के लिए भी नहीं कहा जाता था। उनकी तो केवल सलाह भर ली जाती थी, जिसका पूर्ण पालन किया जाता था। उसकी ससुराल के अन्य सदस्य ही उसकी गृहस्थी का काम संभाले रहते थे। उन्हीं के बारे में हम विस्तार से यहाँ देखेंगे। लेखिका कहती है, मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हूँ, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म रहस्य समझ में आया। तो लेखिका कितनी थी? 3 बहनें थीं। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी पर्दे में रहने वाली स्त्री औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह के इजहार
अपनी पसंद नापसंद का इजहार पति पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया था कि वे एकदम मुंहजोर बहुत बोलने वाली हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम था? प्यारेलाल शर्मा जी। सब दंग हैरान रह गए। जिस प्रधानसी औरत ने प्राय मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फौरन जाकर दोस्त को लेवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उसने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए बर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावदार माने आज्ञाकारी से हो, जो साहबों के आज्ञाकारी हो से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया, दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीते जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी का कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी, कमर चनका खा जाती। रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पहुंची और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उसे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के क्लिश्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ दुनियादारी और निष्पक्ष कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद
तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्जात पिताजी भी। पर ठोस काम ने करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर की जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तेज से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थीं, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थीं। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नए नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वे पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। सादी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं, और नंबर दो, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, दया से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह मैं संग्रह न करना कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, और गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पेशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई बाजे बजे ढूंढ न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं होती, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बस तो वह कहते हैं नियम से मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर बाजे जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्या एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा हो संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुस गया। हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई, पर चोर था बदकिस्मत।
जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगराफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं चोर। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माजी ने कहा। जी मैं चोर झिझक कर रह गया। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। पर्दे कपड़ा कस के बांध रखियो, तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है? कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूं। मारे घबराहट धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे। माजी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो। हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, घबराया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा और हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणु का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारी से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोआ होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक कहता है मानसिक रोग था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत, इतनी फुर्सत, अवकाश नहीं दे कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजोव मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा, मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं
वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां, कठ गुलाब उपन्यास के कई अंश। लेखिका और उसकी बहनें। कभी भी चारों बहनें कभी किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई थी। लेखिका के परिवार में सभी बच्चों की दो दो नाम थे, एक घर का दूसरा बाहर का। लेखिका का घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला गर्ग था। उसकी छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। इसी प्रकार बड़ी बहन का घर का नाम रानी और बाहर का नाम मंजुल भगत था। उसकी दो छोटी बहनों का नाम रेनू और अचला था और भाई का नाम राजीव। अचला अंग्रेजी में लिखती थी, भाई राजीव हिंदी में। रेनू का स्वभाव तो अत्यंत विचित्र था। वह गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और कहती थी, थोड़े से रास्ते के लिए गाड़ी में बैठना सामंतशाही का प्रतीक है, इसलिए वह पैदल ही घर पहुंचती, भले ही वह पसीने से तरबतर हो जाती। एक बार उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवाया। उससे पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा हुई थी। वह तो बीए की परीक्षा देना भी ऊंचे से नहीं समझती थी। जब कोई उससे इत्र भेंट करता तो तपाक से कहती, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर की चित्रा भी अजीब है। वह स्वयं ने पढ़कर दूसरों को पढ़ाने में व्यस्त रहती। उसके अपने अंग कम आते और उसके साथियों के शिष्यों के अधिक। जब शादी करने का समय आया तो उसने एक ही नज़र में लड़के को देखकर ऐलान कर दिया कि वह विवाह करेगी, तो इसी से और अंत में उसी लड़के से उसका विवाह भी हो गया था। अचला सबसे छोटी बहन है। सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहना मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घरबार में मन ज्यादा रुचा नहीं। मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया।